नमस्कार। चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया था, वो था अग्निवीर, अग्निपथ जो है। और मुद्दा जो है चुनावों के बाद भी गरमाया हुआ है। जहां तक सरकार बनने के बाद भी कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या अग्निवीर या अग्निपथ हमारे देश के लिए एक अच्छी स्कीम थी या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब, रक्षा विशेषज्ञ है। इनको ज्यादा नॉलेज है इनके बारे में। क्या अग्निवीर जो थे वो सही कदम था सरकार का? और अब जो मुद्दा बन रहा है, नहीं 4 साल के बाद वो घर चले जाएंगे, यहां तक कहा जा रहा है कि बाप जो है वो नौकरी कर रहा है फौज में, बेटा रिटायर्ड होके आ गया है। ये सब चीजें मेरे सब सामने आ रही हैं। इस स्कीम के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, और क्यों बार बार इसका जिक्र हो रहा है? धन्यवाद आदर्श जी, प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। देखिए, मैं पहले भी बार बार बोलता हूं, जो रक्षा संबंधी फैसले होते हैं ना, चाहे वो ऑपोजिशन हो या किसी ने भी उसके बारे में कोई कमेंट करना है, तो पहले उनको सोच के बोलना चाहिए। अब एक स्कीम शुरू करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जब ये शुरू हुई थी, हमने भी इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस दी थी, नॉट दैट के हमने बोला आने दो इसको। लाइक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रवक्ता उस दिन मेरे साथ डिबेट पे थे, उन्होंने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोट कर दिया कि जब सुनावने ने भी मना किया था। यस, मना किया था, और किस कारण मना किया था? वो इश्यूज एड्रेस करनी है हमने। तो इसलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये देश की सुरक्षा संबंधी बातें हैं। वॉरफेयर का जो सिस्टम है वर्ल्ड ओवर, ये बदल गया है। जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं वो चेंज हो गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोमिनेंट युद्ध दो चल रहे हैं, यूक्रेन में और वेस्ट एशिया में। उसके अलावा टेंशन है, आपके आर्कटिक में टेंशन है, साउथ चाइना सी में टेंशन है, इंडियन ओशन में टेंशन है। अब इन सारी चीजों को कैसे हमने निपटना है? ये पुरानी वाली जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वॉरफेयर जो हम आज तक लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं या चाइना के साथ लड़ी हैं, वो नहीं है। अभी 2.5 फ्रंट वॉर की रोज हम बात करते हैं, इसमें और एक हाफ डालेंगे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, साइबर स्पेस वॉरफेयर का, फिर स्पेस वॉरफेयर का। अब इतना कुछ हो रहा है, तो हमें अपनी फौज की मॉडर्नाइजेशन चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अब आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, आई डोंट नो कैसे उनके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रही कि इंडिया का डिफेंस बजट इंक्रीज होना चाहिए। 2% ऑफ द जीडीपी से हमारा आगे कभी गया ही नहीं, जबकि मेरे हिसाब से ये 4% मिनिमम होना चाहिए। तो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन के लिए आज पैसा नहीं है। हमारा मैक्सिमम बजट जो है वो पेंशन में जा रहा है। और पेंशन में भी आयरॉनिकली बात यह है कि जो डिफेंस पेंशन है उसमें 2 हिस्से हैं, एक सिविलियन डिफेंस और एक फौजी डिफेंस। यानी कि सिविलियंस भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं। फौजी वाला जो बंदा है वो 35 साल से रिटायर होना शुरू हो जाता है। अगर आपका ये आर्गुमेंट है कि 4 साल का बेटा रिटायर होके आ गया, तो 35 साल की उम्र में भी बेटा रिटायर हो जाता है। बाप अभी 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है, तो वहां पे वो भी चलता है। और सिविलियन जो है वो 60 साल की तक नौकरी करता है। ये 35 साल में जो इमोलमेंट्स होते हैं, उसके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसको हम पेंशन प्लस वो इमोलमेंट्स बोलते हैं, वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो 60 साल तक सिविलियन करता है, तो वो एज इट इज उसके बढ़ जाएंगे। और मोटे मोटे आंकड़े में आपको ये बता दूं, अगर 100 रुपया पेंशन बजट है डिफेंस फोर्सेस का, एमओडी का, इसमें से 60% या 70% जो है वो सिविलियंस को जा रहा है। आर्मी वालों का फिर 40% है। तो एक प्रॉब्लम थी डिफेंस बजट की, पेंशन बिल को कैसे कम करें ताकि हमारे पास पैसा आए मॉडर्नाइजेशन का। एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, हमने क्या किया है कि एक कुछ एनएफए भी दिए हैं, वेलफेयर मेजर्स आर्मी के अंदर। कुछ आदमी को ज्यादा एक्सटेंशन भी दी जा रही है, उनको ऑप्शंस दी जा रही हैं कि आप चाहे रिटायर नहीं भी हुए, आपको नेक्स्ट रैंक नहीं मिलता है, तो आपका हम इमोलमेंट्स बढ़ाते हैं। तो मतलब कि वो थोड़ा और ज्यादा 35 से 42 तक रह जाते हैं। अब देखिए किस किस्म के चैलेंजेस आपने देखे गलवान में। यानी कि हमारे जो मेन फाइटिंग प्लेसेस हैं वो यहाँ तो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, या फिर समुद्र है, दूर दराज के इलाके हैं। तो वहां पे अगर एक आदमी ने रहना है, सियाचिन पे चढ़ना है, तो वहां पे हमको यंगर फोर्स चाहिए। तो ये 2 मुद्दों के साथ उन्होंने एक स्कीम शुरू करी जिसको उन्होंने बोला अग्निपथ स्कीम।
और अग्निवीर का क्या किया कि अगर हम 100 आदमियों को रिक्रूट करते हैं तो 4 साल उनको हम नौकरी देंगे। 4 साल के बाद क्या क्या मिलने वाला उनको देखिए, एक तो सैलरी मिल रही 4 इयर्स की, उसके बाद 11 लाख की भविष्य निधि प्लस जो उन्होंने सेविंग्स करी है। तो 4 साल के बाद जो बच्चा बाहर जाता है, जिसको आप बोल रहे हैं कि बाप नौकरी कर रहा है और बेटा रिटायर होके आ गया, उसके पास पहले तो पैसा है हाथ में। फिर मोदी जी ने दुनिया भर की स्कीम्स दे रखी हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, सब करने की। तो जब वो 4 साल नौकरी करेगा, डिसिप्लिन स्टेट में रहेगा, तो उसके माइंडसेट में ये सब चीजें आएंगी। आज जैसे नॉर्मल आदमी जवान नौकरी छोड़ के आता है जब से रिटायर होके, तो उसके पास जो भविष्य निधि मिलती है वो 2 दुकानें खरीदता है, एक दुकान किराए पे देता है, दूसरी खुद करता है। तो उसको भी आइडिया है। अब ये एंटरप्रेन्योर बंदा आएगा और साथ में एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। अगर वो 10वीं पास अंडर गया है तो उसको 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बट अदरवाइज विद इन दी आज की आर्मी में भी अगर एक जवान ग्रेजुएशन भी करना चाहता है तो उसके पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं। यानी कि अभी अग्निवीर छोड़िए, वो ग्रेजुएशन भी कर सकता है। इसका मतलब वो 4 साल में हमारे पास विद इन दी आर्मी के अंदर जो आर्मी एजुकेशन कोर के जो प्रोग्राम्स हैं, जो उनके टाई ऑफ इग्नू के साथ या वेरियस यूनिवर्सिटीज के साथ हैं, तो वो डिग्री भी लेके आया है। तो उसके पास डिग्री भी है, उसके पास पैसा भी है, डिसिप्लिन भी है। उसके लिए बाहर रिजर्वेशन थोड़ी कम है, 10-10% बोलते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी ज्यादा दो ताकि सारे अब्जॉर्ब हो जाए। तो 25% ये जो बचे, ये 25% हमारे सिलेक्टेड लॉट है। वैसे भी अगर नॉर्मल आज रिक्रूटमेंट जो होती है तो बहुत सारे लोग प्री मेच्योर पेंशन पे जाते हैं, प्री मेच्योर पेंशन पे जाते हैं, एज इट इज दे आर गोइंग आउट अपनी मर्जी से। अब हम वो उन लोगों को वीड आउट कर देंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऐसे करते करते हमारी फौज यंगर होगी, हमारे पास पैसा ज्यादा होगा फॉर गिविंग, फॉर मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से आपने कहा, सियाचिन की बात की, वहां की बात की कि यंग जो है लड़के वहां पे गया है, अगर सरकार ये 4 साल की जगह इसे 10 साल करती और जो ऊपर वाली जो एज है उसे कम, क्योंकि जो सर्विस उन्होंने दी है देश के लिए दी है, काम किया है, लेकिन 60 साल की जो आदमी सियाचिन में रह के आया हो या सी में रह के आया हो और 60 साल की एज में आके वहां काम नहीं, उनको वो सब बेनिफिट दिए जाते हैं और उनकी एज बढ़ाई जाती, तो शायद इतना सब बाहर नहीं आता। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एज नहीं हमने बढ़ानी है, मगर मैं ये कह रहा था कि ये 4 साल के, मैंने भी बोला 10 साल 8 साल मैं 9 साल बोलता था। उसका रीजन ये था कि हमारी आर्मी के अंदर भी एक थिंक टैंक्स होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होती हैं जो रिसर्च करती रहती हैं। अब ठीक है, जवान ने 8 महीने सेंटर में गवाए, अब देखिए 4 साल की नौकरी थी, उसको 2 महीने की तनख्वाह छुट्टी मिलनी है, 1 महीने की कैजुअल लीव है, 2 महीने की एनुअल लीव है, तो 1 साल तो वैसे ही छुट्टी पे रहा वो तनख्वाह के साथ ऑफकोर्स, और 3 साल बचा। अब अगर उसने बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में की है कि हथियार कैसे चलाना है, फिजिकल फिटनेस वगैरह जो इन्फेंट्री के लिए चाहिए, अब वहां पे भी बड़े स्पेशलाइज इक्विपमेंट आ गए हैं, आईआर डिवाइसेस हैं, छोटे मोटे रेडार्स हैं, बटालियन सपोर्ट वेपन्स हैं, वो तो खैर है ही है। हमारे जैसे जब मेरे एयर डिफेंस वाले रेडार्स, मिसाइल्स वगैरह जो है, और बाकी टेक्निकल आर्म्स हैं, इवन आर्मर्ड कोर में टैंक्स हैं, उनके अंदर बड़े स्पेशलाइज इक्विपमेंट है। तो वो आदमी एक ऑलमोस्ट एक किस्म का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिलना चाहिए उसको, अगर डिग्री नहीं है तो उसको आपने ट्रेन करना है। तो हमारी जो रिसर्च कहती है कि एक आदमी ट्रेन होता है 4 साल मिनिमम के लिए। तो ये 4 साल में 1 साल तो वो छुट्टी पे रहा, तो फिर उसके बाद ये 3 साल में उसने ट्रेनिंग भी करनी है, ट्रेडिशंस भी सीखनी है। आर्मी, इंडियन आर्मी चलती है ट्रेडिशंस के ऊपर, तो ना कि हुक्म के ऊपर। आजकल वो हुक्म वाली बात गलत है। सिविल में ये मिसनॉमर है कि फौज में हुक्म चलता है, सब हुक्म मान, नहीं। फौज में जो है हुक्म बनने के बजाय लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक किस्म का अपने आप निकल के आना चाहिए, ना कि ऊपर से डंडा देना है। डंडे वाली बात खत्म है। अगर निकल, गोलियों के सामने जाना है, बम चल रहे हैं, फट रहे हैं, कौन चलेगा आपके हुक्म पे अपनी जान देने के लिए? वो अपने जज्बे से आएगा। तो उस जज्बे को क्रिएट करने के लिए मेरे को लगता है थोड़ा टाइम और चाहिए। तो फिर मैंने जाके बात करी उनसे, तो उन्होंने मुझे जो मिला मेरे को जवाब, वो मैंने उसको काउंटर किया। वैसे वो कहते हैं कि जो हमारे देश के लेबर लॉज हैं वो परमिट नहीं करते 4 साल तक, हम अगर उससे ज्यादा हम रखें तो फिर हमें उनको बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, जो वो फिर अगेन पैसा लगेगा। हम तो पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास ऑफिसर्स में शॉर्ट सर्विस स्कीम चल रही है आज से 35-40 सालों से, वो भी तो 5 ईयर्स के बाद जा रहे हैं, तो उनको नहीं आज तक आपने क्रिटिसाइज किया। अग्निवीर पे आप दौड़ते दौड़ते आ गए क्योंकि आपको ये लगा कि जवान ज्यादा होते हैं, किसी पॉलिटिशियन को लगा मेरे गांव में लोग भर्ती हो रहे हैं,
या नेपालियों ने आने से मना कर दिया है। पर अगर नेपाली कोई गोरखा हिंदुस्तान में कहीं भी काम कर सकता है, वो होटल में काम कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एडमिशन ले सकता है, तो फौज में उसको क्या आने में परहेज है? ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक बात और बीच में आ रही थी कि अगर अग्निवीर कोई शहीद हो जाता है, शहादत डालता है, उसको वो बेनिफिट्स सब नहीं मिलते। बिल्कुल गलत। ये मेरे को किसी जर्नलिस्ट ने कोई 4-6 दिन पहले पूछा था, एक अग्निवीर शहीद अभी हुआ है कोई 2 महीने पहले वैली के अंदर, और वो भी बॉर्डर पे नहीं, काउंटर इंसर्जेंसी में। मैं खुद जानता हूं एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड टू टेल यू, उसको 1.3 CR उसके बेनिफिट्स पूरे मिले हैं। कोई भी शहीद होता है, यूनिट के लोग उसको, उसकी बॉडी को घर लेके जाते हैं, उसका प्रॉपर सेरेमोनियल उसका संस्कार होता है, उस संस्कार के पैसे गवर्नमेंट देती है, लोकल जो भी फॉर्मेशन होती है स्टेशन हेडक्वार्टर से उसके फ्यूनरल के पैसे दिए जाते हैं। और अगर मान लो आपने खर्च कर दिया, आपको पता नहीं था, तो आप बाद में जाके पैसे क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने एक फिक्स निधि रखी हुई है। तो ये बात गलत फैलाई जा रही है। ये मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ है। 1.3 CR गिवन टू सो एंड सो, नाम लिख के दिया है, आप उनसे चेक कर सकते हैं। और अनलाइक सिविल, यानी कि ये आज शहीद हुआ है, ये पैसा निधि जो है उसको विद इन 15 डेज मिल जाती है, नॉट लाइक अदर्स। और ये जो पैसे, हमारी जो पेंशन भी होती है, आपको शायद सिविल में मैं कई बार देखा है जी, AG रिटायर हो गए, AG ऑफिस जा रहे हैं, पेंशन नहीं शुरू हो रही, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ऑफिसर्स के केस में दिल्ली में हर महीने एक सेमिनार होता है कि उस दिन जितने भी 31 को या 30 को ऑफिसर रिटायर होते हैं वो वहां जाते हैं, उनको एक फोल्डर दिया जाता है। उस फोल्डर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, उनके पेंशन, PPO, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ECHS कार्ड, कैंटीन कार्ड, सब कुछ उसके अंदर होता है। और उस वक्त यकीन किया जाता है कि सारे के सारे पैसे इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, तो वो सब मिल चुका है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये कहता हूं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के बजाय, बिल्कुल देखिए रिव्यू की बात कर रहे हो, हर चीज का रिव्यू होता है। कोई भी आप स्कीम लागू करते हैं उसका रिव्यू लाजमी है, बिकॉज हर चीज आप पहले दिन उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच दिया था, तो उनको क्या पता था कि आपके टेररिस्ट भी इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीत भी जाएंगे 2-2 लाख वोटों से? पता होता तो उसमें प्रोविजन डालते हैं ना। तो वो रिव्यू अभी भी जरूरत है। उसी तरह से यहां भी एक रिव्यू, लेंथ ऑफ सर्विस को देख सकते हैं। दूसरा रिव्यू जो है, उनकी जो ऑब्जॉर्प्शन है पोस्ट रिटायरमेंट, उनको आप देख सकते हैं कि इनकी कोशिश ये करें कि वो सारे के सारे, देखिए आपके CAPF में, BSF पुलिस वगैरह में आप भर्ती करते हो जवान, उनकी ट्रेनिंग करते हो, ये ट्रेंड आदमी पड़े हुए हैं, एडजस्ट करिए ना सारों को वहां पे। और जो वहां पे ट्रेनिंग का खर्चा है वो बचाइए, इनको सारों को एडजस्ट करिए। ये तो ऑलरेडी आर्मी ने ट्रेन किए हैं, पहले 8 महीने सेंटर में या बाद में कोर्सेज या यूनिट के अंदर। ये ट्रेन्ड मैन पावर है, डिसिप्लिन मैन पावर है, आपका काम आसान हो गया। CAPF, BSF, CRPF, जब पुलिस के पैसे बचेंगे वो बचाइए ना। तो इस तरीके से वो सोचते नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम राजनीति चश्मा उतार के देखें तो ये एक जो स्कीम है अग्निपथ की, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें एक और बड़ी बात बताता हूं मैं, आप भूलिए कि आपने, कहते हैं ना बेटा रिटायर हो गया, आप ये मत बोलिए कि आपने बेटे को भेजा है नौकरी करने के लिए। आप ये सोचिए कि आपका बच्चा 10वीं पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा है, फिजिकल ट्रेनिंग लेके आएगा, गन ट्रेनिंग लेके आएगा, वहां सिखाई करके आएगा और सैलरी लेके आएगा। सैलरी भी ला रहा है जो कॉलेज में नहीं मिलती। और उसके बाद वो देश के लिए क्या करना चाहता है, उसके लिए उसके पास ऑप्शंस हैं, उसको लेटरल एब्जॉर्प्शन मिल रही है। उसका ट्रैक गलत होने की जगह एक सही ट्रैक में समझ लो। ये आर्मी नहीं है, ये आपने कॉलेज में भेजा बच्चे को ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल सही कहा। फिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों की जो जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।